जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के प्रश्न को देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ मज़ेदार फैक्ट के साथ आज का वीडियो भी मज़ेदार होने वाला है। चलिए तो आज के पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हेरुका संबंधित है। हेरुका जो है फ्रेंड, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थल को व्यवस्थित कीजिए। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बोला गया है। चलिए, यहाँ फर्स्ट होगा, यहाँ सेकेंड होगा, यहाँ थर्ड होगा, सबसे ऊपर में फोर्थ होगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दक्षिण से उत्तर बोला गया है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड धौलावीरा। धौलावीरा ये कहाँ है? गुजरात। जी फॉर गुजरात, तो ये 1 नंबर में हम रखते हैं। धौलावीरा के बाद यदि थोड़ा सा और ऊपर बढ़े तो राजस्थान में, आर फॉर राजस्थान, ये हो जाएगा कालीबंगा दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर में हम कालीबंगा को रखते हैं। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो तीसरे नंबर में हड़प्पा हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे हम तीसरे नंबर को रखते हैं। और लास्ट में मांदा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे रखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम पहले नंबर पे धौलावीरा को रखे थे, यानी यहाँ पे है 4 2 3 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी? तो नंद शासक के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। नंद वंश के यदि संस्थापक की बात करें तो नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापद्म नंद हो जाएंगे। और इसके अंतिम शासक की यदि बात करें तो अंतिम शासक इसके घनानंद हो जाएंगे, इसे याद रखिए। ये जो घनानंद थे फ्रेंड, ये सिकंदर के समकालीन थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किसके विवरण से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एरियन के विवरण से ये जानकारी प्राप्त हुई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन नंबर ए में जस्टिन है। तो जस्टिन जो है फ्रेंड, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो है फ्रेंड, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आए थे, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और मेगास्थनीज ही फ्रेंड भारतीय समाज को मौर्य वंश के समय में इन्होंने 7 वर्गों में इसे विभाजित किया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 में है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना अध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम? यहाँ पे जो है ना के होना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तुगलक वंश का सुल्तान कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। तो जिन्होंने गाजी मलिक की उपाधि भी धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो अरब यात्री सुलेमान जो है, ये बत्सराज, ये एक प्रतिहार शासक थे। इसके समय में ये भारत की यात्रा पर आए थे। वहीं यदि हम लोग इसके अलावा बात करें प्रतिहार वंश के संस्थापक की, तो प्रतिहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था फ्रेंड, इसके बाद ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन कब हुए थे?
तो 1 अगस्त 1920 को ये हुए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं खेरा सत्याग्रह की बात आई है तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। राजकोट सत्याग्रह की बात यदि पूछी जाए तो ये 1938 से 39 में हुए थे। वहीं यदि नागपुर सत्याग्रह की बात की जाए, जिसे झंडा सत्याग्रह भी बोलते हैं, तो इसे आप लोग 1923 में याद रखिएगा। तो इसका आंसर हालांकि ऑप्शन नंबर डी आपका था, चौरा चौरी कांड। चलिए अगला प्रश्न है, बेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो बेल्लोर विद्रोह जो है फ्रेंड ये 1806 में हुए थे। और किसके समय में? तो सर जॉर्ज बार्लो के समय में। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब का क्रम में पहचानिए। तो पश्चिम से पूरब ऐसे हमको सजाना है, तो इधर हमारा वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट पूरब हो गया। तो 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट चौथा। चलिए इसको हम लोग सजाते हैं। सबसे पश्चिम में यदि हम बात करें तो सिपकिला दर्रा हो जाएगा, ये सबसे पश्चिम में हो जाएगा। 1 नंबर पे इसे हम लोग रखते हैं। 1 नंबर पे यहाँ पे सिपकिला दर्रा को रखते हैं एस। इसके बाद सिपकिला दर्रा ये कहाँ पे है? तो इसको एचपी याद रखिएगा, एचपी में है। कहाँ पे? एचपी में। सिपकिला दर्रा हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके और थोड़ा आगे पूरब साइड यदि हम लोग बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ में है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे हम लोग किसको रख रहे हैं? एल फॉर लिपुलेख। 2 नंबर में, 1 नंबर में सिपकिला। और 3 नंबर में अगर उत्तराखंड से थोड़ा और आगे बढ़े तो ये देखिए आपका सिक्किम में है नाथुला। तो यहाँ पे एन फॉर नाथुला रख देते हैं। 3 नंबर में सिक्किम। और सबसे पूरब में हो जाएगा आपका बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। एपी हम लिख देते हैं, यहाँ पे बोमडिला लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले नंबर में है फ्रेंड आपका सिपकिला, दूसरे नंबर में है आपका लिपुलेख, मतलब 1, फिर 4, लिपुलेख के बाद तीसरे नंबर में एन फॉर नाथुला, उसके बाद 1 के बाद है 2, मतलब 1, 4, 2। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी में ये मिल रहा है, 1, 4, 2। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 को। तो प्रश्न संख्या 10 में है फ्रेंड, एक साइड कुछ पवन दिया गया है, दूसरे साइड उससे संबंधित स्थल दिए गए हैं। जैसे कि पर्वतीय समीर है, तो पर्वतीय समीर जो है फ्रेंड कैटाबैटिक इससे संबंधित है। पर्वतीय समीर कैटाबैटिक। इनके अलावा चिनुक जो है स्नो ईटर के नाम से, या स्नो हीटर भी कहीं कहीं मिलेगा, इसे भी याद रखें। स्नो हीटर का मतलब सीधा सीधा हिमभक्षी, मतलब बर्फ को भक्षण करने वाला चिनुक। ये जो है ना रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से यूएसए में प्रेरी घास के मैदान के ऊपर चलता है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा सिमुम है, तो सिमुम जो है एशिया और अफ्रीका के मरुस्थल में चलते हैं। और सिरोको लास्ट में बच गए। सिरोको जो है ये सहारा मरुस्थल में चलते हैं। इसे इटली के तटीय भाग में खूनी वर्षा के नाम मतलब सिरोको जो है ना खूनी वर्षा भी कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, पहला है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजार्क पठार। ओजार्क पठार कहाँ स्थित है? तो ओजार्क पठार यूएसए में स्थित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करेगी एस्किमो, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बुशमैन जनजाति की बात करें तो बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। और मसाई की बात करें तो मसाई पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में। और देश की बात करें तो केन्या, याद रखिएगा, देश की बात करें तो केन्या। और एस्किमो का जो शीतकालीन बर्फ का घर होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इग्लू, इग्लू। और जो ग्रीष्मकालीन बर्फ का घर होता है इसे आप लोग याद रखिएगा, इसको ट्यूपिक बोलते हैं, इसको ट्यूपिक बोलते हैं। और एस्किमो जनजाति जो होते हैं इसका निवास स्थान कहाँ होता है? तो टुंड्रा प्रदेश में होता है, इसका निवास स्थान टुंड्रा प्रदेश में होता है। तो आपका आंसर हालांकि ऑप्शन नंबर सी था, एस्किमो जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। डॉल्फिन कटक किस महासागर में
स्थित है। डॉल्फिन कटक जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। वहीं हिंद महासागर की यदि बात करें तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे चागोस द्वीप, आर्कीपेलागो द्वीप, ये दोनों किस महासागर में है? चागोस, आर्कीपेलागो, और एक डिएगो गार्सिया भी याद रखिए, हम सभी का फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं। चागोस, आर्कीपेलागो और डिएगो गार्सिया ये कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत का जो विस्तार है उत्तर पश्चिमी भाग में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। फ्रेंड, ये प्रश्न पूछा जाता है कि एटलस पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो 3 देशों में है। कौन कौन देश में है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। सबका फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले ए फॉर अल्जीरिया याद रखिएगा, अल्जीरिया। टी फॉर ट्यूनीशिया याद रखिएगा। एम फॉर क्या रखेंगे? मोरक्को याद रखेंगे। तो आपको इसलिए हम इस तरह से लिखाएं क्योंकि आप लोग एटीएम का प्रयोग करते हैं और एटीएम से मिलता जुलता नाम एटलस पर्वत भी है। तो एटीएम याद रखेंगे। ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनीशिया, एम फॉर मोरक्को में ये फैला हुआ है। इससे एक और क्वेश्चन आता है, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी टाउ बकल है। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टाउ बकल है इसकी सर्वोच्च चोटी। और ये टाउ बकल कहाँ होगा, किस देश में? तो ये मोरक्को में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो लघु अंडमान है, लघु अंडमान को ये कार निकोबार से जोड़ता है। लघु अंडमान को ये कार निकोबार से जोड़ता है। वहीं यदि हम यहाँ पे जो है फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मालदीव लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मालदीव के बाद यहाँ पे मिनिकॉय लिख देते हैं, MINI लिख दिया है मिनिकॉय। उसके बाद जो है लक्षद्वीप LAK हम लिख देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन को याद रखिएगा। मालदीव और मिनिकॉय के बीच तो 8 डिग्री, फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल जो है स्थित है। और 10 डिग्री अभी हम लोग देख दिए क्या, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच ये 10 डिग्री था। और जाफना प्रायद्वीप का आंसर क्या था? एलिफेंटा पास। मतलब जाफना प्रायद्वीप जो है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को कौन जोड़ता है? तो एलिफेंटा पास। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या करेगा? यदि किसी का अध्यक्ष जो है वो निलंबित हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो अपना अध्यक्ष का पुनः निर्वाचन करेगा। तो सभी सदस्य स्थापन्य अध्यक्ष का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था? तो राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए गए थे अनुच्छेद 102 के 1 के ई के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अब हम लोग 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। वहीं यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से समवर्ती सूची भी ग्रहण किए गए हैं, समवर्ती सूची। इसके अलावा यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से प्रस्तावना की भाषा भी ग्रहण की गई है, प्रस्तावना की भाषा ग्रहण की गई है। फ्रांस की क्रांति की बात करें तो S फॉर स्वतंत्रता, S फॉर समानता और B फॉर बंधुता, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श ग्रहण किया गया है ये फ्रांस के संविधान से। और वहीं आयरलैंड के संविधान की बात करें तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किए गए हैं। इनके अलावा एक ऑप्शन है इसमें जर्मनी। तो जर्मनी से तो आप लोग को याद ही है, यहाँ से आपात उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है। तो आपका आंसर तो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
इनके अलावा 19 नंबर प्रश्न में है अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। उच्च न्यायालय जो है फ्रेंड, यहाँ पे जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत अधिकार परीक्षा आते हैं, मतलब ये रीट के अंतर्गत आता है। तो उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत करेंगे फ्रेंड, तो 226 के तहत करेंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा। उच्च न्यायालय मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस आर्टिकल में है, तो 214 आर्टिकल में होगा। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगी, इसे याद रखिएगा, ये किस आर्टिकल में है, तो 215 आर्टिकल में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो ये जो रीट जारी करेगा, ये जो रीट जारी करेंगे ये आर्टिकल 32 के तहत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो रीट जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है फ्रेंड, तो सुप्रीम कोर्ट जो हो जाएंगे आपका 124 में हो जाएंगे, 124 में। और ये एक अभिलेख न्यायालय किस में होगा, तो 129 में, 129 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी इसका जो संरचना है 124 में है, ये आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था, उच्च न्यायालय से संबंधित क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता को 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और 3 तरीके से उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है। तो श्रमिक संघ और फौजदारी समवर्ती सूची का विषय, ऑप्शन नंबर ए। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। संघ सूची में पूरे 100 विषय है। राज्य सूची में पूरा 61 विषय है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है द लिटिल बाइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लिटिल बाइलेंस पुस्तक के लेखक जो हैं गैलीलियो गैलीली हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 में है द्रव्य में चुंबकत्व का कारण निम्न में से क्या होता है। तो द्रव्य में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल का उदाहरण है। तो अकेंद्रीय साथ में असंरक्षी भी होगा, तो घर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। वहीं अगला प्रश्न में बोला गया है जो भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार जो होते हैं और काले तार उदासीन होते हैं। यहाँ से एक चीज़ ये भी सीख मिलता है, विद्युतमय तार का कलर कैसा होता है, तो रेड। और जो उदासीन तार होता है न्यूट्रल वायर, इसका कलर कैसा होता है, काला, ब्लैक। तो ये जो तार होते हैं इनके बीच जो विभवांतर होती है वो कितना वोल्ट होता है। तो घरों में हम लोग का कितना वोल्ट बिजली प्राप्त होता है, तो 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है फ्रेंड ये ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन में है, इसे याद रखिएगा। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है फ्रेंड, d4 द्रव्यमान की संख्या, हम इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। और यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा है, तो न्यूट्रॉन ये पूछा है, तो प्रोटॉन को यदि हम इधर ले आएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 16। 16 से जब हम प्रोटॉन संख्या 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। न्यूट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8, इसे भी याद रखिएगा। इसी तरह आप लोग बोरॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम का भी निकाल लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दिए गए पदार्थ के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो चलिए पीएच वैल्यू हम लोग देखते हैं। इसमें जो है कॉफ़ी, नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और रक्त का प्रयोग किया गया। पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर सजा देंगे। रक्त कितना होता है, 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है 10.5, नींबू का रस होता है 2.2 और जो कॉफ़ी होता है फ्रेंड ये औसत में हम ले रहे हैं 5 होता है। हालांकि ये 4.85 से 5 पॉइंट समथिंग होता है, तो औसत हम इसका 5 लिख रहे हैं। तो आप इसको क्या बोला गया है फ्रेंड, पीएच का सही क्रम। और ये जो है ना सभी घटते क्रम में दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे अगर नींबू का रस लें, फिर कॉफ़ी ले 5 वाला, फिर रक्त 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है क्लोरीन अणु के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है। तो क्लोरीन अणु जो होता है इसके बीच एकल सहसंयोजन बंधन होता है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं यदि क्लोरीन की बात करें फ्रेंड, तो क्लोरीन जो होता है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होते हैं, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होते हैं। और यहाँ से कहता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक निगेटिविटी वाला तत्व होते हैं, इसे याद रखें। फ्लोरीन क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्लोरीन क्या है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या की बात करें तो 18 एवं 7 है, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो 1913 में। किसके द्वारा? तो मोसले के द्वारा खोज इसका किए गए थे। यहाँ से 4 प्रश्न आते हैं, चारों प्रश्न हम अभी देखते हैं। एक तो आएगा फ्रेंड, आप यहाँ हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। एक आता है त्रिक नियम, हम शॉर्ट लिखते हैं त्रिक नियम। ये किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको जो है ना ऐसे लिख देते हैं, डी फॉर डोबेरेनर। ये जो है 1817 में त्रिक नियम प्रस्तुत किए थे। उसके बाद आता है ए फॉर अष्टक नियम। अष्टक नियम कौन दिए थे? तो एन से न्यूलैंड दिए थे। ये कब दिए थे? तो 1865 में। त्रिक नियम देखें, अष्टक नियम देखें, एक और बचता है आवर्त नियम। जो आवर्त नियम दिया था ये कौन दिए थे? तो मेंडलीफ। ये कब दिए थे? तो 1869 में। 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला तो हो गया आधुनिक आवर्त सारणी, ये 1913 में कौन दिए थे? मोसले दिए थे। त्रिक नियम कौन दिए थे? डी फॉर डोबेरेनर 1817 में। उसके बाद ए से अष्टक नियम कौन दिए थे? तो एन से न्यूलैंड दिए थे 1865 में। और लास्ट में हम यहाँ देखें जो आवर्त नियम है ये कौन दिए थे? मेंडलीफ 1869 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में है फ्रेंड, उपास्थि किसकी कोशिका को कहा जाता है? तो उपास्थि जो होता है कॉन्ड्रोसाइट्स की कोशिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? तो शरीर के संरक्षण का कार्य एपिथेलियमी ऊतक करेंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये तो गलत है। यहीं पे हम सही भी करते जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड, पी फॉर प्रोटीन और के फॉर कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और सेल्यूलोज का क्या बना होता है? यू फॉर यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं ना फ्रेंड, तो यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? तो सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी? सेल्यूलोज की। तो पहला तो गलत था। आगे है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये गलत बोल रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होते हैं। आगे है इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होते हैं। अनुपस्थित नहीं का मतलब है कि मतलब उसमें उपस्थित होते हैं, ये तो गलत बोल रहा है, इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत है। लास्ट में है इसका कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। इसका जो कोशिका विभाजन होता है विखंडन और मुकुलन द्वारा होते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये गलत बोल रहा है, मतलब उपस्थित नहीं होते हैं। और इसके केंद्रक तथा केंद्रिका इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, ये जो है गलत बोल रहा है, मतलब इसमें अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 में भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में कौन सा मतलब निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला है इनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड द्वारा किया जाता है, गलत है। वे इक्विटी शेयर और वरीयता जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। 1966 में संशोधन के माध्यम से इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सामान्य मौद्रिक
मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? तो व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन डी होगा आंसर, वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि। इसे आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो कुजनेट वक्र होते हैं इसका संबंध उल्टा यू वक्र परिकल्पना से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नरकसे जो है बी का 2 हो जाएगा, संतुलित वृद्धि सिद्धांत से संबंधित है। और लेवेंस्टीन जो है फ्रेंड, लेवेंस्टीन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत से। और सुम्पीटर ऑप्शन नंबर ए नवीनता और उद्यमशीलता के सिद्धांत से संबंधित है। क्या हो जाएगा आंसर? पहला 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 और 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? तो क्षैतिज मांग वक्र जो होता है पूर्ण लोचदार होते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का जो योग होते हैं ये राजस्व घाटा के बराबर होते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 है फ्रेंड। 38 में है न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तिगत डाटा संरक्षण से है, इसे याद रखिएगा। अमर्त्य सेन द्वारा 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं में कौन शामिल नहीं है? सबसे पहले क्या क्या शामिल है ये हम लोग देख लेते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है, आर्थिक सुविधा, सामाजिक अवसर शामिल है, लेकिन सांस्कृतिक सुरक्षा ये शामिल नहीं है। अमर्त्य सेन कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किए हैं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन को जो है एन से नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति कब हुई थी? तो 1998 में इसे नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। और किसके लिए? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए, याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इसे प्राप्त हुआ है। और ये नोबेल पुरस्कार की बात हो गई। और अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 में, याद रखिएगा 1999 में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता किसके मध्यस्थता का कारण? जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे कोसोगिन, इसके द्वारा मध्यस्थता की गई थी। ताशकंद समझौता हुआ कब था? तो 10 जनवरी 1966 को, ये 6 से 10 जनवरी तक चले थे। 10 जनवरी को फाइनली ये हो गए थे। तो इस समय इंडिया के प्रधानमंत्री इसमें भाग लिए थे, तो कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो अयूब खान थे, अयूब खान थे, इसमें याद रखिएगा। इसी समझौता के बाद, ताशकंद समझौता के बाद ही जो लाल बहादुर शास्त्री है इसका मृत्यु ताशकंद में ही हो गए थे। और ताशकंद किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का ही है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला 4 राज्य हम पिछले दिन भी बताए थे कि उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गई, तो इसे याद रखिएगा। उ फॉर उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार और प से मतलब याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम बंगाल, ऐसे याद रखिएगा थोड़ा देर के लिए। तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया पश्चिम बंगाल। ये था सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 42 में है अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अविलता धारा सिद्धांत का जो प्रतिपादन है दिल्ली के द्वारा किए गए थे। दिल्ली जो है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से भी संबंधित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया था दिल्ली। और हैरी हेस यदि यहाँ आएगा, यहाँ पे हेन है, यदि हेस यदि आता है, हैरी हेस, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से
संबंधित है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हैरी हेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत की नॉर्डिक जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो लंबा कद और लंबा चेहरा होता है जो भारत में नॉर्डिक जाति होते हैं। अगला है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति का प्रमुख नारा था? ये हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। फ्रांस की क्रांति का ये प्रमुख नारा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। और रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो यूएन द्वारा जो है 1981 से 1990 को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया है। वहीं यदि बात की जाए 2024 की, तो 2024 जो है फ्रेंड कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय ईयर इसको घोषित किया गया है। याद रखिएगा, कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय ईयर किसको घोषित किया गया है? तो 2024 को। और 2023 किसका था फ्रेंड? तो 2023 मिलेट्स का था, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर, वैश्विक उष्मनन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंड हो रही है? तो केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की? उपर्युक्त सभी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। आगे है, एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते? देखिए, पहला है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1974। ये याद रखिएगा, द वाटर एक्ट जो है 1974 में आया था, ये बिल्कुल सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये भी सही है। लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की यदि बात करें फ्रेंड, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में है, हॉट स्पॉट शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किए गए। तो ऑप्शन नंबर ए। अरविंद घोष की कीर्ति नहीं है, तो द लाइफ डिवाइन सही है। एसे ऑन गीता, ये भी सही है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये गलत है फ्रेंड। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये हेरोल्ड लस्की का है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हेरोल्ड लस्की, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और चौथा जो है आइडियल ह्यूमन यूनिटी, ये भी अरविंद घोष का है। तो बाद बाकी ए, बी और डी अरविंद घोष का है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये हेराल्ड लस्की से संबंधित है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यही आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए अस्मरणीय तत्व को पढ़ते हैं। अस्मरणीय तत्व में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की जिक्र किया गया है। आज सातवाहन वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा 60 ईस्वी पूर्व किया गया था। इसकी जो राजधानी थी, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासक के समय में दो प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे, हाल और गुणाढ्य। इसे याद रखिएगा। हाल के द्वारा गाथा सप्तशती और गुणाढ्य के द्वारा बृहत कथा कोश की रचना की गई है। और आगे लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासक ने की थी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शुरुआत तो सातवाहन क्या है, लेकिन पूछेगा सर्वाधिक गुप्तदान कौन दिया था? ब्राह्मण को भूमि दान दिया था, तो गुप्तों ने। कौन दिया था? तो गुप्तों ने। इसे याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहन शासक की प्रमुख स्थापत्य कलाकृति कार्ले का चैत्य है और अमरावती कला का विकास है। जो सतकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक थे खुद को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। इसे भी याद रखिएगा कि किस वंश के शासक खुद को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे, तो सातवाहन शासक या सतकर्णी, याद रखिएगा। यज्ञ श्री सतकर्णी जो है, इनके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन थे? विजय सप्तकर्णी थे। तो फ्रेंड ये आज का लास्ट प्रश्न था।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड कर रहे हैं, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए सारे फैक्ट ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो आप इसे अगले स्टूडेंट तक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।